टीचर मैंने यही बैठे होते हैं, केबल पे बैठे होते हैं और वालिदैन भी मुकम्मल नहीं हो सकती। और यही मैं लोगों को हर वक्त ये कहता रहता हूँ। आप देखें 4 या 5 या 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है और वालिदैन के पास बाकी वक्त रहता है, लेकिन वालिदैन तवज्जो नहीं देते और टीचर पे सारा मुद्दा जो है वो टीचर पर फेंक देते हैं कि टीचर कुछ नहीं करता। टीचर बेचारा क्या करे जब घर में उसको माहौल ही नहीं मिलता। मेरे बच्चों को देख लो, घर में तालीमी माहौल है, बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ चुके हैं। आप बच्चों की तालीम के वाला से वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं वालिदैन को सिर्फ यही कहूँगा, अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उन पर तवज्जो दें, घर में माहौल पैदा करें, तालीमी माहौल जिस तरह स्कूलों में होता है इसी तरह, और हर वक्त टीचर के साथ रब्ता रखें। यानी हफ्ते में कम अज कम 1-2 दिन ज़रूर निकाल के टीचर के पास जाए और उनसे पूछे बच्चे का क्या हाल है, और बच्चे में जो कमज़ोरियां हैं वो घर में कुछ दूर करे, कुछ वो स्कूल में दूर करता है। माशाअल्लाह साहब, मेरे पास ये आपकी किताब है तज़किरा शाह बलायत। ये तहरीर करने का आपका क्या ख्याल आया, इसका मकसद क्या था, इस किताब के पीछे क्या हिकमत पेश थी? मैंने जब कॉलेज में दाखिल था तो कॉलेज से आके मैं अपने मुर्शिद के पास चला जाता और मुर्शिद मुझे अच्छी अच्छी नसीहतें फरमाते। और फिर ऐसा वक्त मैंने देखा कि मुर्शिद कामिल रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये पोजीशन थी कि जब मैं उनके हुजरे में जाता मुझे बड़ा कुछ मिलता। और जब 1981 में मेरे मुर्शिद कामिल जब वसाल कर चुके तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इनकी स्वाने हयात लिखी जाए। वो तज़किरा शाह वलायत की सूरत में मैंने लोगों को खिदमत की, लोगों को पेश की। तज़किरा शाह वलायत तहरीर करने में आपको क्या मुश्किलात पेश आई और लोगों ने आपसे क्या ताउन किया? मेरे साथ जितने पीर साहब के मुरीदैन थे उन सब ने ताउन किया और मैंने जगह जगह जाके, मेरे साथ साहबजादा सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब होते थे और उनके साथ मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाता। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। इसी तरह साहबजादा सैयद सईद अहमद शाह साहब कि मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, साहबजादा सैयद महमूद शाह साहब, मेरे अपने मुर्शिद कामिल किबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, और साहबजादा पीर सैयद अहमद अली शाह साहब, सारे साहबजादगान ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया और मैं ये किताब लिखने में मुकम्मल। माशाअल्लाह साहब, तज़किरा शाह वलायत में तहरीर की, क्या आप अपने मुर्शिद करीम के कुछ करामात बयान करेंगे, उन पर कुछ डालेंगे? इसमें मैंने जो लिखा है तज़किरा शाह वलायत में, इसमें सिर्फ करामात नहीं, शहनशाह वलायत रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात, उनकी तालीमात, उनके तज़किरे मैंने किए हैं। सिर्फ करामात ही नहीं लिखी, करामात का लहदा मैंने कोई बाब नहीं बनाया, बस जो जूं वक्त आता गया, जो वाक़या होता गया, उसके साथ जो करामत आई वो मैंने लिख दी है। माशाअल्लाह, शहनशाह वलायत का ख़ानदान दुनिया भर में मशहूर है और तहरीक ख़त्म नबूवत हो, तहरीक पाकिस्तान हो या कोई भी तहरीक हो, इस ख़ानदान का हमेशा नाम सरफिज रहता है। और इसी तरह दूसरी किताब मुजाहिद मिल्लत तहरीर की, उस किताब को तहरीर करने में के पीछे क्या मुहर्रिक था और उसमें क्या आपको कामयाबी हासिल हुई? फिर इसके बाद जब मैंने तज़किरा मुजाहिद मिल्लत लिखी, पीर सैयद अबुल वफ़ा साहबजादा सैयद महमूद शाह साहब, जो कि पीर वलायत शाह साहब के खल्फ़े अकबर हैं, जो बड़े साहबजादे हैं, उनके बारे में जहाँ लिखने लगा तो मैं हुजरे में गया, वहाँ एक बक्सा पड़ा हुआ था। वो बक्सा मैंने उठाया और उसमें बहुत सारी मालूमात थी मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के
तारीख़ पाकिस्तान, तारीख़ ख़त्म नबुव्वत, तारीख़ कश्मीर, तारीख़ जहाद कश्मीर के अलावा बहुत सारी उनके मालूमात थी, अखबारी कटिंग थी, फिर उनके खतूत थे जो मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हुए थे। वो सारा मैं ले आया, उनका मुतालिया किया। मुतालिया करने के बाद मैंने तज़किरा मुजाहिद मिल्लत लिखी और इसमें भी साहबजादा सैयद सईद अहमद शाह साहब और मुजाहिद मिल्लत के बड़े बेटे हज़रत साहबजादा पीर सैयद अब्दुल मजीद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे साथ इंतहाई तावन किया और उस तावन के बदले में ये इस तज़किरा शाह वलायत से भी वो बड़ी किताब है और वो मैंने लिखी। माशा साहब, ये दोनों किताबें आपने तहरीर की, इनको क्या पजराई सभी? इनके लिए जो मुरीदैन थे उनके अलावा भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई की, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और मुझे तज़किरा नवीसों में उन्होंने शामिल कर दिया। ये मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है। फिर उसके बाद आज हमारे पास नवाज शाह साहब की तीसरी किताब सीरत ताजदार ख़त्म नबूवत है। मेरे ख्याल में ये ऐसी किताब है जो इनके लिए ज़रिया नजात भी है, इनकी औलाद के लिए भी ज़रिया नजात है। इस किताब को तहरीर करने में नवाज शाह साहब क्या आपके ज़हन में था, आपने ये क्यों तहरीर की और इसमें किसने रहनुमाई की और क्या मुश्किलात पेश आई और कैसे आप ये किताब मुकम्मल करने में कामयाब हुए? क्योंकि ख़त्म नबूवत, ताज़ा ख़त्म नबूवत एक ऐसा बाब है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये दोनों किताबें लिखने के बाद रमज़ान शरीफ का महीना था, गालिबन 2005 की बात है। मस्जिद में तरावियाँ पढ़ रहा था। तरावियाँ पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा मस्जिद में ही बैठ के कि मैंने अपने मुर्शिदों की बहुत किताबें लिखी हैं, तज़किरा शेखुल हदीस भी लिखी है, इसके अलावा भी मैंने किताबें लिखी। मैंने सोचा कि वो मेरे लिए ज़रिया नजात हैं, लेकिन असल मकसद जो है वो सीरत पर किताब लिखने की है। सुबह जब हुई, रमज़ान शरीफ के दिन थे, मीनाबाद हाई स्कूल में मैं बतौर हेड मास्टर था। वहाँ बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैं बाज़ार चला गया, कुछ किताबें सीरत पर ख़रीदी, कुछ लोगों ने हौसला अफजाई की। मैंने अपने सारे दोस्तों के, मैं नाम नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, जमींदार स्कूल के टीचर, इसी तरह मेरे अपने स्कूल के टीचर, सब ने मेरी हौसला अफजाई की। इसके अलावा साहबजादगान ने मेरी हौसला अफजाई की और मैंने किताबें ख़रीद के सारा दिन उनका मुतालिया करता और रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा बैठ के मैं लिखता, जो पढ़ा हुआ होता था वो लिखता। ये 2005 से लेकर 2011 तक मैं इसी तरह रहा। 2007 में मेरी वालदा फौत हुई हैं और वो एक दिन मैं नीचे बैठ के लिख रहा था, मेरी वालदा ने बच्चों से पूछा कि तुम्हारे अब्बू किधर हैं? वो कहते हैं जी वो नीचे सीरत ताजदार ख़त्म नबूवत लिख रहे हैं, वो सीरत की किताब लिख रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा अच्छा। जब मैं ऊपर गया तो मुझे ना पकड़ के उन्हें मेरे माथे में बोसा दिया और मुझे फरमाने लगी, ओ नबी काली कमरी दिया नौकरा आ गए? मैं कहा जी मैं आ गया। और ये मेरी वालदा की दुआओं की वजह से ये मैंने 6 साल में मैंने सीरत ताजदार ख़त्म नबूवत मुकम्मल की है। और ये इसका भी मकसद सिर्फ यही था, कोई मेरा ये नज़रिया नहीं था कि मैं बेचूंगा पैसे कमाऊंगा। मेरा नज़रिया यही था कि पहली किताबें भी मेरे लिए दादे राह हैं और ये असल दादे राह है। मैंने अपने बच्चों को भी बता दिया था कि जब ये मैं दुनिया से जाऊं, ये किताब मेरे सर की तरफ रख देना ताकि मैं उधर जाऊं। जब मुझसे पूछा जाएगा कि ये हस्ती जो है इनके बारे में क्या जानते हो, तो मैं ये सामने कर दूंगा कि ये इस हस्ती के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है जो मैं जानता हूँ। मास्टर साहब,
अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरा रस्म ये है कि आप जहाँ दूसरे जगह काम करते हैं वहाँ पर आपका बहुत बड़ा कारनामा है तंजीम अल गफ़ारी पाकिस्तान का क्या, ये आपके ज़हन में क्यों ख्याल आया कि आप ये इस तंजीम को बनाए, इसके पीछे क्या मकासद थे, कौन से लोग इसमें मुफरक थे आप? मैं अभी मेरे वालिद साहब थे मौजूद थे, ये 1994 में वो दुनिया से गए हैं। 1999 से पहले 1988 में मेरे ससुराल हाफसाबाद के आगे एक गाँव है, वहाँ जब मैं गया ना तो मैंने देखा तांगे जिस पर मैं बैठ के गया था वो तांगे वाला भी मेरे कदमों में बैठा हुआ था। जब मैं उस गाँव में गया तो मुझे ना मेरे ससुराल के जितने थे वो झुक झुक के सलाम कर रहे थे, तो मैं हैरान हो गया। मैंने ये सोचा कि ये बेचारे इस तरह कमज़ोर हैं कि ये किसी के आगे उठ के ऊपर सर करके सलाम भी नहीं कर सकते। बस वहाँ से ही मेरे ख्याल आया कि मैं कम अज़ कम अपनी बरादरी को शऊर दिलाऊं ताकि ये भी दुनिया के साथ चलते रहें। तो फिर 13 अक्टूबर 1999 को शाहिद आलिया स्कूल में जुमे का दिन था, मैंने इकट्ठ किया अपनी बरादरी के जो करीबी रिश्तेदार थे उनको मैंने इकट्ठ किया। उनमें से सिर्फ 35 आदमी थे और 35 आदमी ये काफिला 35 आदमियों का चल पड़ा। एक साल के अंदर अंदर ये डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, उस वक्त मंडी बहाउद्दीन जिला नहीं था, तो वो इस तरह तेजी से इस तंजीम में शामिल हुए कि अल्लाह ताला के करम से एक एक दिन में 4 जलसे होते थे मुख्तलिफ जगहों पर, और मैं जाता था, लोग मेरी इज्जत करते थे। बल्कि मैंने देखा है कि कई लोगों ने मेरे हाथों को भी बोसा दिया है, और वो दूर से पूछा जाता था कि ये कौन है बंदा जिसने तंजीम बनाई है, तो वो इशारे से कहते थे, वो भागते हुए मेरे पास आते थे और मेरे हाथों को बोसा देते। माशा साहब, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन ममालिक में तो तंजीम अल गफ़ारी का वजूद मौजूद है। इसके अलावा बाकी ममालिक में आप क्या बताते हैं? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में तो तकरीबन 4 सूबों में तंजीम अल गफ़ारी के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, रुकन हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्री में, ख़ास तौर पर इटली में, फ्रांस में, स्पेन में ये तंजीम अल गफ़ारी की शाखें बनी हुई हैं। और ये जो है पंजाब, इसमें तो हर शहर में, हर ज़िले में 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों में तंजीम अल गफ़ारी के दफातर मौजूद हैं, वहाँ काबीने बनी हुई हैं, और जो किसी बरादरी के शख्स को कोई मसला बने वो उसका हल करते हैं। माशा साहब, इंडिया में जो इनमें भी तंजीम अल गफ़ारी मौजूद है, कौन से अब रब्ता है उनका? ये इंडिया के बारे में ये है कि इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। और माशा साहब, तंजीम अल गफ़ारी का ग्रादम कासा पर रोशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीम अल गफ़ारी 13 अक्टूबर 1999 में जब जुमे के दिन बनाई गई, बहुत सारे हमने सोचे क्या नाम रखें, क्या करें। आखिरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, जो कि कबीला गफ़ार के सरदार थे, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ज़मीन से ऊपर आसमान के नीचे अगर सच्चा आदमी है तो वो अबू ज़र गफ़ारी है, और वो गुरबा के, मस्कीनों के वकील थे। हमने यही सोचा, जो मेरे साथ दोस्त थे, हम सब ने ये सोचा कि इसका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर रखा जाए, उनके निस्बत में लाई जाए। तो हमने इसका नाम तंजीम अल गफ़ारी पाकिस्तान रख दिया, और फिर इसको 1984 में हमने इसको रजिस्टर्ड भी करवाया, यानी सूबाई सतह पर इसको रजिस्टर्ड भी करवाया। रजिस्टर करवाने के बाद हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हम अपनी बरादरी को, जो गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको हम उनकी मदद करें और उनके लिए हम सहूलतें पैदा करें।
तो सबसे पहले हमने शहरों को छोड़ा, देहातों में गए और जगह जगह जाकर हमने लोगों को कायल किया। फिर अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि फिर शहरों में भी आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो दोस्त मेरे साथ ताउन कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। हर जगह यानी सिटी लेवल पर, यूनिट काउंसिल लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर जगह कमेटियां बनी हुई हैं और वो अपना अपना काम कर रही हैं। अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। क्या तंजीम अल-गफ़ारी का सूबाई या मस्जिद कमेटी मतलब होता है? सूबाई फैसलाबाद में इसका सदर दफ्तर है। हाजी मोहम्मद अशरफ गफ़ारी साहब वो इसके मरकज़ी सदर थे, मैं उनका सीनियर नायब सदर मुंतखब हुआ। फिर उसके बाद वो फौत हो गए। उनका बेटा हामिद अली गफ़ारी है जो आजकल मरकज़ी सदर है। फैसलाबाद में हक इंजीनियर में इसका सदर दफ्तर है। तंजीम अल-गफ़ारी अपने मकासद में कितनी कामयाब है? ये हमारा जो मकसद था कि हम इस फलाही तंजीम के ज़रिए अपनी बरादरी की खिदमत करें, वो हम कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जूँ जूँ ये आगे बढ़ रही है त्यों त्यों लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब हैं। मास्टर साहब, हर बरादरी ने अपना अपना एक मटो बनाया होता है जिसमें जैसे फौतगी के मौके पर खाने बंदी, इस वाले में तंजीम अल-गफ़ारी ने कोई ऐसा मटो बनाया हुआ है माशद इब्राहिम काबले के वादा से? तंजीम अल-गफ़ारी पाकिस्तान की प्लेटफार्म से हाफसाबाद में एक अल-गफ़ारी फ्री ट्रस्ट हस्पताल बन चुका है। उसका इफ्तिताह भी मैं खुद करके आया हूँ और वो मुकम्मल हो चुका है। अनकरीब ज़िला गुजरात में भी एक इसी तरह का अस्पताल जो है वो देवना मंडी में बनाया जा रहा है। गुजरांवाले में इसकी तंजीम की एक शाख जो है वो डिवीज़न का सदर वहाँ मौजूद है। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्लेटफार्म से हम इसी तरह को अस्पताल बनाएं मुख्तलिफ शोबों में। मास्टर मेरा सवाल ये था, जो गैर शरई रस्में हैं शादी ब्याह की या फौतगी के मौका पर, इनके हाथमे के वजह से तंजीम अल-गफ़ारी पर बुरा अमल है? तकरीबन जितनी भी गैर शरई रस्में हैं शादी ब्याह पर, वो जहाँ तक हमारा बस चल रहा है हम उनको ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम मुकम्मल तौर पर उनको ख़त्म कर देंगे। नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए आपको क्या लाया? ये सिर्फ इसलिए है, इस वजह से है कि जो मौजूदा नस्ल है वो हमें बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखती है और हमारे हर मिशन में तावन कर रही है और मैं उनका बच्चों का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्रोटोकॉल दिया है। तंजीम अल-गफ़ारी ज़िला गुजरात की कारकर्दगी के बारे में? तंजीम अल-गफ़ारी पाकिस्तान ज़िला गुजरात, इसके बारे में ये है कि तंजीम अल-गफ़ारी ज़िला गुजरात जो है वो जब मुकम्मल हुई उसके बाद फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला सारे ज़िलों में उसके बाद तंजीम ये समझें कि ये एक रहनुमाई कर रही है। तंजीम अल-गफ़ारी पाकिस्तान ज़िला गुजरात पूरे पंजाब को ये रहनुमाई दे रही है और मेरे जो जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ ज़िलों के, वो भी मेरी इज्जत इसी तरह कर रहे हैं। बुनियादी सतह पर हकूक़ के वाला से, बुनियादी इंतखाबात के वाला से, हाँ, इंतखाबी बल्दियाती इलेक्शन में, बल्दियाती नहीं बल्कि आम जनरल इलेक्शन में हमारे बहुत सारे लोग MPA MLA बने, जिसमें हाजी बूटे खामुल खान थे, एक अपना थे नूर मोहम्मद गफ़ारी साहब, वो भी MA और अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो 7 MA किया हुआ है उन्होंने और वो भी MLA बने थे हाजी बूटे खान। इसके अलावा हाजी नज़ीर सांगले हिल वाला, वो दंदना के गफ़ारी भी लिखता था और वो MPA बना है
اور بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھا اس کے ساتھ مقابلے میں، جس کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑا اور جیتا۔ اس کے علاوہ لطیف مغل شاہی وال کے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صرف گجرات میں 65 کونسلر تھے ہمارے، 65 کونسلر۔ فیصل آباد میں یونٹ کونسل کے چیئرمین تھے 7، گوجرانوالے میں وائس چیئرمین کے علاوہ مطلب جنرل کونسلر بھی تھے، اور اسی طرح لاہور میں، اسی طرح ملتان میں، ہر جگہ ہمارے کونسلر موجود تھے۔ مطلب آئندہ انتخابات کے حوالے سے کیا بتائیں؟ آئندہ جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے۔ میں آج بھی ایک جگہ پر گیا ہوا تھا، میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ یونٹ کونسل میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں اور لوگوں سے امداد لیں اور ان کو دیں، ورنہ مت دیں۔ اگر کوئی پارٹی تمہیں کہتی ہے اس کا تعاون کرنا ہے تو ان سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں آپ اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں، اور اس بلدیاتی الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح اسی جوش خروش سے حصہ لیں گے جس طرح پہلے الیکشنوں میں ہم لیتے رہے۔ کیا آپ کسی جماعت سے انتخاب کریں گے یا اپنی مذاکرہ الیکشن لڑیں گے؟ ہم الیکشن جو تنظیم الغفاری پاکستان کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، ہم اپنی جماعت کے طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ ہاں، اگر کوئی بھی برادری یا کوئی آدمی ہمارے ساتھ تعاون کرے گا ہم اس کو تعاون دیں گے اور ان سے تعاون لیں گے۔ جو غیر کاشتکار لوگ ہیں ان سے ہم تعاون لیں گے اور انہیں دیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک گاؤں میں یا ایک یونٹ کونسل میں 2 برادریاں ہیں، دونوں کی تعداد برابر ہے، میں خود وہاں جا کے ایک برادری کے بندے کو ودرا کرا دوں گا اور دوسرے برادری کے بندے کو، اپنے کو یا دوسرے کو آپس میں پیچ اپ کروا کے ان کو الیکشن لڑواؤں گا۔ اور میں نے آج یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی برادری کا بندہ الیکشن لڑتا ہے، بلدیاتی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، تو پارٹی کی نہ مانے، پارٹی تو مخالف پارٹی جو ہے وہ اپنی ہماری برادری کے بندے کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ میں نے آج لوگوں کو کہا ہے اگر کہیں میں نے یہ سنا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ دوسرے بندے کو کیوں آپ نے کھڑا ہونے دیا ہے۔ وہ میں نے کہا ہے کہ اس پارٹی سے تعاون نہ کریں جو تمہیں آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ تنظیم الغفاری کی تنظیم سازی کے بارے میں کیا کہا؟ یہ تنظیم الغفاری کے باقاعدہ رکنیت فارم ہے، وہ مختلف جگہ ہر یونٹ کونسل میں ہر بندے کے پاس موجود ہیں، اور وہ فارم پر کر کے 20 روپے اس کی رکنیت فیس ہے۔ وہ ضلع گجرات کی طرف سے ہم فارم تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو رکنیت دے رہے ہیں، اور ہم ان قریب مردم شماری بھی کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری برادری کے کتنے ووٹ ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ تنظیم الغفاری اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہے؟ ہمارے مقاصد جو ہے نا وہ میں نے پہلے بتا دی ہیں۔ ہمارے مقاصد اپنی برادری کی خدمت کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم ہر لحاظ سے کامیاب ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ بن جائے کسی بھائی کو، ہم اس کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاں جانا پڑے ہم جاتے ہیں۔ ماشاء صاحب، موجودہ دور میں جب مہنگائی عروج پر ہے، کورونا کی وجہ سے عوام پریشان ہے، کورونا وائرس کے دوران آپ کی تنظیم نے کیا کام؟ یہ پچھلے دنوں میں وبا جو پھیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کرونا وبا پھیلی، بہت سارے مزدور لوگ، خصوصاً ہماری برادری کے لوگ، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا مسئلہ خراب تھا۔ میں نے ایک سرکولیشن کی اور ساروں کو پیغام دیا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ جگہ جگہ انہوں نے راشن ان لوگوں کو تک پہنچایا۔ میرے اپنے بچوں نے یہاں اپنے برادری کے لوگوں کو اور اس طرح راشن تقسیم کیا کہ کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلا۔
رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ موٹر سائیکلوں پر رکھ لیتے تھے اور جا کے لوگوں کو رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح ہماری برادری کے دوسرے ذمہ دار لوگوں نے یہی کیا ہے کہ جہاں کہیں کون ان کو نظر آیا وہ اس کے پاس ضرور پہنچ گئے اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک خدمت کی ہے۔ یہ 2-3 مہینے تک ہم اس طرح کرتے کیا یہ کام غفاری برادری کے علاوہ دیگر برادریوں میں بھی کیا ہے؟ دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہوگا۔ آپ نے کیا دوسروں کے ساتھ میں؟ ہمارے ہاں میں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہو وہ خدا سے مانگو یا ہم سے مانگو، تو دوسرے سے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہی ہوا ہے، کسی نے دوسرے کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلائے، نہ ان کا راشن تقسیم کرتے ہوئے ان سے دیا ہے۔ اگر کوئی دے گیا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں دے گیا ہے، اور میں نے منع نہیں کیا کسی کو، لیکن یہ کہا ہے ضرور کہ کوشش کر کے ان لوگوں کے بھرونے منت نہ بنے۔ اگر خدا سے مانگے خدا دیتا ہے، اور ذریعہ ہمارے ذریعے دے گا خدا تعالیٰ، اور ہم اسی طرح کرتے رہے۔ اور پھر اس کے علاوہ راشن کے علاوہ نقد پیسے بھی دیے، پھر کپڑے بھی دیے ہیں۔ تو یہ میری تنظیم کا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جو صاحب ثروت بھی ہیں اور اپنی مدد آپ بھی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ بادشاہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے ہمیں بتایا کہ تنظیم غفاری ہر شعبہ میں کام کر رہی ہے، خصوصاً ویلفیئر کے حوالے سے بہت اچھی کارکردگی ہے۔ تو آپ اپنی برادری کے افراد کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، خصوصاً جو بین الملک مقیم ہیں، جو ہماری باتیں سن رہے ہیں اس وقت، ہمارے اس وقت UK سے، بحرین سے ہمارے دوست آن لائن ہیں جو کہ آپ کا پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے پیغام چاہتے ہیں کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف جو فارن کنٹری میں لوگ ہیں ہماری برادری کے، ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کنٹریبیوشن کر کے مختلف جگہوں پر ہسپتال بنا رہے ہیں، کوئی اسکول بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، فلاحی کام کر رہے ہیں، یہ جو فارن کنٹری میں لوگ ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی ڈونیشن کریں اور اپنے کسی ذمہ دار بندے کو دیں، جو میری تنظیم کا صدر ہے یا جنرل سیکرٹری ہے یا تحصیل لیول پر یا سٹی لیول پر یا ڈسٹرکٹ لیول پر، جہاں جہاں ہیں آپ سب کو پتہ ہے، جو باہر ہے ان کو سب کو پتہ ہے، وہ ان کی خدمت کرے تاکہ ہمارے، جیسے میں نے کہا ہے کہ دیونا منڈی میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں طارق جاوید غفاری صاحب، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ صاحب ثروت بھی ہیں، انہوں نے جگہ بھی لے رکھی ہے اور نقشہ بھی منظور کروا لی ہے، وہ ہسپتال کی بنیاد ان قریب رکھنے والے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسی طرح حافظ آباد میں، گجرانوالہ میں، ایک میرے دوست لاہور میں ہیں، انہوں نے مجھے کتنی بار کہا ہے کہ GT روڈ پر جگہ خریدے اور مجھے بتائیں، میں وہاں ہسپتال بنا دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سب کا جذبہ ہے، سب لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں، خصوصی طور پر جو ہماری برادری کے باہر لوگ ہیں ان کو میں پیغام دوں گا کہ وہ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو کامیاب کرے۔ تنظیم غفاری کے جو مقاصد ہیں وہ صحیح معنوں میں فلاح عوام، فلاح برادری، مل جل کر کام کرنے میں ہے۔ تو میرا آپ سے یہ آخری سوال ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ تو ساری برادری تنظیم جو آپ کی اولاد میں سے، اور آپ کے بیٹے ان کے حوالے سے جو خدمات ہیں اس کو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اس طرح ہم موبائل آپ کریں گے۔ اولاد جی اپنی اولاد کی خدمات کو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والدین کی دعا ہے کہ میری اولاد ساری کی ساری نیک بھی ہے، نمازی بھی ہے اور خدمت بھی کر رہی ہے، عوام کی بھی، لوگوں کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور سارے پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس طرح کی نیک اولاد ملی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور میرے بزرگوں کی مجھ پر دعا ہے کہ وہ، اور انشاءاللہ میرے والدین جتنی دیر تک زندہ رہے ہیں مجھے میری طاقت سے بھی زیادہ دعائیں دیتے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے مرشد
وہ بھی مجھے دعائیں دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میری برادری کے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہی نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ میری اولاد نیک ہے اور سارے پڑھے لکھے ہیں اور سارے خدمت گار ہیں، صرف میرے ہی نہیں پوری برادری کے خدمت گار ہیں۔ جو بزرگ ان کو ملتا ہے راستے میں وہ ان کو سلام ضرور کرتے ہیں اور ان سے دعا لیتے ہیں۔